नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आज जिस व्यक्तित्व के विषय में हम बात करने वाले हैं उनको आप कई नामों से जानते हैं। लोकनायक, जननायक, संपूर्ण क्रांति के वाहक और जेपी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जयप्रकाश नारायण की। जब भी देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक क्रांति की बात होगी तो एक स्वर से, एक मत से एक नाम आता है और वो नाम है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण जी महान स्वतंत्रता सेनानी, उसके साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया और ऐसे समय पर किया जिस समय उसका किया जाना बहुत ज़रूरी था। जैसे भूदान आंदोलन उन्होंने किया, साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार और एकाधिकारवाद के खिलाफ भी अपना मोर्चा खोला। आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है जेपी के लिए, क्योंकि आज ही के दिन जेपी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। क्यों लाठीचार्ज किया गया था, ये दिन क्यों खास है, इस विषय को बताने के लिए और इस पूरे प्रकरण को साझा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आज विभा सिन्हा जी, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं बिहार संगीत नाटक एकेडमी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विभा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि विभा जी को जयप्रकाश नारायण जी अपनी बेटी के रूप में मानते थे, और ये जानना और ये समझना अब आपसे और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जान रही थी और एक जननायक या लोकनायक के नाम से भी आप जान रही थी और उनको देख रही थी कि वो किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ। कैसे आप उनको परिभाषित करती हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व आपके समक्ष कैसा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचना जी, मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। इस विषय पर आपने दूरदर्शन ने मुझे चुना, इसके लिए मैं काफ़ी आभार व्यक्त कर रही हूँ दूरदर्शन का। इसके साथ ही आपने जो ये प्रश्न किया कि उनके व्यक्तित्व को मैं कैसे परिभाषित करती हूँ, मेरी नज़र में उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा हुआ है, जो काफ़ी विविधताओं का संगम रहा। उसमें एक भावनात्मक पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष तो उनका है ही, जिसे सारी दुनिया जानती है और मानती है कि उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जरिए, उसका आह्वान करके। और ये सभी जानते हैं कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ही उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से इसकी घोषणा की थी। 4 नवंबर की बात जहाँ तक है, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि चूँकि मैं उसी कैंपस में रहती थी, महिला चरखा समिति में। जब लोकनायक अपनी गाड़ी में सवार होते थे तो मेरा एक बड़ा सौभाग्य रहा कि उनकी जीप में उनके पीछे, पीठ के पीछे बैठने का मुझे मौका मिलता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, 4 नवंबर का दिन था, और जब मैं गाड़ी में बैठकर निकली और हम लोग पहुँचे करीब पटना के गांधी मैदान में स्टेट बैंक के पास, काफ़ी बैरिकेटिंग थी, पूरे कहीं जाने का आदेश नहीं था, प्रशासनिक पूरे वहाँ पर चौकसी थी। तो उस तरह से कहिए कि घेरेबंदी को तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उसमें गांधी मैदान में जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। पर जेपी, कहा है ना कि जेपी तो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की तो ये जरूर वो गांधी मैदान के स्टेज पे गुनगुनाते भी थे कभी कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन की कविता को। साहित्यिक पक्ष भी उनका बहुत वो था, पर अभी मैं उस बात पे बाद में आऊँगी। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ कि उसके बाद अपने पूरे घेरे को तोड़कर उन्होंने जब गांधी मैदान में घुसने की कोशिश की और घुस भी गए थे, एक घेरे को तोड़कर उन्होंने वो प्रवेश पा लिया था, पर और लोग न प्रवेश पा सकें इसलिए उन पर जो है लाठी बरसाई गई। जो मैंने आंखों देखा हाल मैं आपको बयान कर रही हूँ क्योंकि उस जीप में मैं थी। काफ़ी अश्रु गैस के गोले छोड़े गए जिससे पूरा माहौल एकदम धुआं धुआं हो गया, पूरे लोग बिखर गए, लेकिन फिर भी सारे लोग वहाँ दृढ़ रहे। दृढ़ इसलिए रहे कि जेपी का संपूर्ण क्रांति में एक दिनकर जी की पंक्तियाँ उन्हें बहुत प्रेरित भी करती थीं और काफ़ी वो सुनाते भी थे कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। क्योंकि जो परिवर्तन उन्होंने किया
वो परिवर्तन आज़ादी के बाद देश में ये पहला परिवर्तन माना जाता है। और 4 नवंबर 1974 को मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि उस जीप में पुरुष कम महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। और इस आंदोलन में महिलाओं की जो सक्रिय भागीदारी थी उसने तो इतिहास रचा है। तो जेपी का जो आंदोलन है उसमें बुद्धिजीवी महिलाओं की जो भागीदारी थी वो पहली बार हो रही वो पहली बार 42 के बाद मुझे लगता है। बुद्धिजीवी महिलाएं उस समय भी थी, लेकिन 42 के बाद मुझे लगता है कि 74 में मतलब मुझे लग रहा है कि पूरे देश से, वो गुजरात हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो उत्तर प्रदेश हो, सभी जगहों की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उन्होंने यहाँ कैंप किया। कैंप इस वहाँ किया। राजेंद्र नगर में एक जगह हुआ करती थी कल्पना कुटीर। अच्छा। उस जगह को उस महिलाओं के नाम से जेपी ने चिन्हित किया था। जो जितनी महिलाएं, उनका एक मेस चलता था, जो बाहर से महिलाएं आती थीं वो वहीं रुकती थीं आंदोलन के दौरान। फिर वो वहाँ से निकल करके अपने अपने कार्यों को करती थीं। फिर उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग यहाँ आकर के करती थी। मतलब एक अजीब तरह का माहौल था। मुझे लगता है कि वो नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही कर सकते थे जी, क्योंकि उसके बाद आज तक वैसा नेतृत्व किसी ने किया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी नज़र में। जी बिल्कुल। मैम, सिताब दियारा में जन्मा एक बच्चा और वहाँ से निकल करके वो एक इतिहास कायम करते हैं, एक अपनी जगह बनाते हैं भारतीय राजनीति में। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो समाज सुधार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। युवा पीढ़ी को कितना ये जानने की ज़रूरत है जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं के बारे में, या उनके आदर्शों के बारे में, या उनके सिद्धांतों के विषय में? देखिए, ये आंदोलन युवाओं का ही आंदोलन था जी। उन्होंने युवाओं का ही आह्वान किया। सारे युवा युवती पढ़ाई लिखाई छोड़कर, ये सभी जानते हैं कि उस समय सेशन लेट हुआ, सबों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी जी। और इसमें उनके साथ कूदे। जाति, धर्म, जनेऊ, तिलक, दहेज प्रथा को खत्म किया बिल्कुल उस आंदोलन ने उस समय। जो आज भी मुझे लगता है कि उसकी चर्चाएं होती हैं। जी। ऐसा नहीं, क्योंकि आपने जो पहले शुरू में कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक दिशा में जो एक परिवर्तन का उन्होंने सपना देखा था, जी। वो ही सपना संपूर्ण क्रांति के रूप में जो है उन्होंने तब्दील किया उसको, कि एक इसी पूरे मुद्दे को लेकर के हमारी ये संपूर्ण क्रांति होगी, जिससे युवा के अंदर एक परिवर्तन होगा। और उनका मानना था कि युवा वर्ग ही देश को बदल सकता है, परिस्थितियों को अपने अनुरूप कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा कि वो जनता सरकार जी। कायम करने के इसमें थे कि भाई जनता अपना प्रतिनिधि चुने और वो सत्ता में बैठे। बिल्कुल। और सत्ता में जब वो उसके अनुरूप, जनता के अनुरूप वो कार्य न करे, तब जनता को ये अधिकार भी होना चाहिए बिल्कुल कि अपनी बात को रखे, कि कहाँ जनता असंतुष्ट है अपने व्यवस्था से। जी, जी। तो जेपी का ये कहना भी था कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन ही बदलाव ला सकती है। तो व्यवस्था परिवर्तन, मुझे लगता है कि उनका आंदोलन जब तक चला तब तक एक दूसरी दिशा ही युवाओं को मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। और युवाओं के बीच एक दूसरा मैसेज गया कि मुझे पढ़ाई लिखाई से हट के, मतलब अफसर से हट करके कुछ समाज सेवा और इस तरह के भी कार्य करने चाहिए जहां समाज में मेरा नाम हो। बहुत सारे उस समय हमारे साथी समाज सेवा में आए, कुछ पत्रकार बने, कुछ अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं। मुझे इस बात की जरूर खुशी होती है कि जेपी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज उनकी हर दिशा में संतान उनका परचम लहरा रही है। उनके किए गए कार्यों को अपने माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर रही है। ये देख करके बहुत खुशी होती है कि देश में उनका नाम है। और आज तक मुझे लगता है कि लोकनायक कभी धूमिल नहीं हो सकता है, उनकी छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती है, उनका व्यक्तित्व कभी मर नहीं सकता और उनके सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। आज भी प्रासंगिक है। इसमें एक घटना अभी आपने जो कहा तो मुझे अचानक एक घटना याद आई, व्यक्तित्व को परिभाषित करने के बाद जब आपने कही। यूथ टाइम्स की एक एडिटर हुआ करती थी, अनीस जंग नाम था उनका। वो जेपी से काफ़ी प्रभावित थी, जेपी के बारे में उन्होंने बहुत सुना था।
पर उनसे शायद कभी मिली नहीं थी वो। तो एक बार वो महिला चरखा समिति में उनसे मिलने आई। संयोग से मैं बैठी हुई थी ऑफिस के बरामदे में। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हैं, कैसे दिखते हैं जेपी, कैसे लगते हैं देखने में। एक कौतूहल उनके अंदर था कि कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। तो हमने कहा कि मेरी नज़र से अगर आप देखें तो मुझे उनकी तरह कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जेपी को आपने कभी छू कर देखा है क्या? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनका ये प्रश्न कि छूकर देखा है क्या। किसी मूर्ति को लोग छूते हैं, कौतूहल होता है ना कि भाई ये मूर्ति जीवित है या मैं इसमें कैसी कारीगरी की गई है, या जेपी को छू करके देखना एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मेरे लिए लगी। उस शाम मैंने सोचा कि आज मैं छूकर देख ही लेती हूँ कि कैसे लगते हैं जेपी, क्योंकि डायलिसिस पर जब वो गए तो डायलिसिस पे उनका डायलिसिस ख़त्म हुआ और मैं पैर दबाती थी उनका। तो मैंने सोचा, मैं ऐसे पैर दबाती थी रेगुलर रूटीन में लेकिन उस दिन मुझे लगा कि आज जरा सा ज़्यादा देर दबा के देखती हूँ कि ये कैसे लगते हैं छूकर। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लगता है कि वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उतने ही हृदय स्पर्शी, उतने ही कोमल, उनका मतलब उनके व्यक्तित्व को मैं अपने से परिभाषित इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि मैंने उनको जितने नज़दीक से देखा है ना, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी जीवनचर्या को। शौकीन बहुत थे पहनने ओढ़ने के, खास करके बहुत शौकीन। और भी या यूँ कहूँ तो आपने जेपी को मूलतः कहूँ तो जिया है, आप उनके साथ रही हैं, बिल्कुल तो आपने जिया है। बिल्कुल जिया है। मैम, अगर हम विचारधारा की बात करें, शुरुआती दौर में वो यहाँ हैं, यहाँ रहे, पटना में रहे, पटना में उसके बाद बिहार विद्यापीठ और उसके बाद कैलिफोर्निया चले गए पढ़ाई के लिए। कई सारी विचारधाराओं से होकर के गुजरे, जिसमें मार्क्सवाद और लेनिन, और उसके बाद वापसी होती है और उसके बाद समाजवाद आता है, और उसके बाद उन्होंने सर्वोदय की बात कही। ये सर्वोदय जो उन्होंने जो एक आइडिया दिया सर्वोदय का, कैसे आप उसे देखती हैं और क्या बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? ये सर्वोदय, देखिए सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय जी। तो एक अंतिम व्यक्ति को जो पहली पंक्ति में लाने की उनकी जो जद्दोजहद थी जी, वो एक उनके अंदर थी कि जो व्यक्ति एक अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो कम से कम समानांतर हो जी, और वो अगली पंक्ति में आकर खड़ा हो। भेदभाव को उन्होंने मिटाया, बराबरी की बात उन्होंने की, उन्होंने समानता की बात की, और भेदभाव को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। जात पात, कोई कहता था कि ये टाइटल और वोट, क्या टाइटल होता है? जात पात तो बिल्कुल भी, इस आंदोलन में तो जितने लोग आए, बहुत लोगों की ये कहानी है कि बहुत लोगों ने अपने टाइटल को बदल के, किसी ने राम रख लिया, किसी ने बिना टाइटल के अपना नाम रख लिया। तो ये एक युवाओं में जो जागृति हुई ना, ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया जेपी ने समाज को, युवाओं को। और उस समय की एक दो घटना भी मेरे पास है, मेरे सामने, कि मैं उसकी साक्षी हूँ कि बहुत सारे जोड़ों ने उस समय में बिना तिलक दहेज की शादी की। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था समाज को सुधारने के लिए, जो आपने समाज सुधारने की बात की। और ये तो सभी जानते हैं, ये कहानी तो राजनीति में बिल्कुल सभी चलता है कि पहले वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, फिर लेनिनवाद पे आए, फिर उसके बाद स्टालिन के इसको देखते हुए फिर उन्होंने जो है सर्वोदय और समाजवाद में आए। समाजवाद के बाद सर्वोदय, उसके बाद वो गांधीवादी विचारधारा से इतने प्रेरित हो गए, उन्हें लगा कि गांधी ने जो देश को आज़ाद कराया, तो गांधी के कुछ सपने अधूरे रह गए, जिन्हें उन्होंने पूरा करने का सोचा। उन्होंने उसका उत्तरदायित्व लिया। चूंकि उनकी पत्नी, ये सभी जानते हैं कि वो गांधी की बेटी कही जाती थी, और गांधी आश्रम में ही उनकी पत्नी का जीवन, प्रभावती देवी का जीवन बीता। और मेरा बचपन इतना समृद्ध रहा कि मुझे उन दोनों का सानिध्य मिला। उन दोनों का सानिध्य भी इसलिए मिला कि मेरे पिताजी जयप्रकाश नारायण के बहुत नज़दीकी मित्र थे, और उनकी मृत्यु के बाद हमारी माँ, हम 3 बहनों को जेपी अपने पास ही ले आए। इसलिए उनके सानिध्य में, इसलिए मैं ये चर्चा मैंने की कि मुझे दिन रात उनके सानिध्य का मौका इसलिए मिला कि मैं महिला चरखा समिति में ही पली बढ़ी, और जेपी से मेरी निकटता बहुत थी, चूँकि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी।
आज भी हूँ जी, आज भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर उनके लिए कुछ करने को मिले तो मैं करूँगी, कर भी रही हूँ। और आपने काफ़ी कुछ किया है। समाजशास्त्र जेपी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, ये विषय पढ़ा है, और वाकई उन्होंने उसको जिस कहते हैं ना कि जो शिक्षा आपने हासिल की उसको वाकई आप अप्लाई करके देख रहे हैं, और उन्होंने ये करने की कोशिश की है। आपने उन पर बहुत काम किया है, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बनाई हैं, आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ में परफॉर्म भी किया है, एज अ प्लेबैक आर्टिस्ट भी आपने उनके बारे में बताया है, किताब भी संपादित किया है, काफ़ी कुछ किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जेपी के साथ जुड़ने का इतना जो अनुभव है वो क्या सिर्फ इस वजह से ही रहा, चूँकि आप उनको शुरुआती दौर से देख रही थी इस वजह से, या वाकई आप उनसे वो जुड़ाव महसूस कर रही थी जो एक लोक नायक से लोग कर रहे थे? देखिए, मैं जो जुड़ाव महसूस कर रही थी वो पूरी तरह पहले पारिवारिक था जी। मेरा बचपन था जब मैंने उन्हें एक गार्जियन और पिता के रूप में देखा। धीरे धीरे जब मैंने जाना, बचपन में भी मैं ये जानने की कोशिश भी मैंने नहीं की कि इतने बड़े व्यक्तित्व हैं ये। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे होश आया जी। तब जब मैं जानती गई, और जब जानती गई तो मेरा जुड़ाव और लगाव उनसे बढ़ता चला गया। जी। 74 में आप जेल भी गई? जेल भी गई जी। हजारीबाग जेल में भी थी जी, मैं। जी। उनसे मेरा जुड़ाव ऐसा था कि उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित थी। मतलब एक शब्द में अगर कहूँ कि जयप्रकाश व्यक्ति नहीं विचार थे, या आज के दिन में भी, आज की तिथि में भी, वर्तमान में भी विचार हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि उनके विचारों को मैंने ये देखा है और मैं देख भी रही हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नाम पर कभी ऐसी बात नहीं कहते हैं कि अरे जयप्रकाश नारायण तो ऐसे, इतने आदर से, इतने सम्मान से आज भी उनको नतमस्तक करते हैं और उनका नाम लेते हैं कि वो एक अभिभूत करने वाली जैसी बात होती है। और उनके व्यक्तित्व से तो मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित थी। बहुत सारे लोग प्रभावित थे, मैं ये नहीं कहूँगी, इसलिए बहुत सारे लोग अगर नहीं प्रभावित होते तो इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा ही नहीं होता। कि उनके नेतृत्व पर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, और खासकर उन महिलाओं ने विश्वास किया जो अपनी लड़कियों को देर रात तक छोड़ती थी जुलूस में। जो मशाल जुलूस निकलता था, तो वो सिर्फ यही कहती थी आकर चरखा समिति में अपनी लड़कियों को छोड़ने के, मुझे जेपी पे बहुत पूरा भरोसा है कि मेरी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये समाज के परिवर्तन के ओर बढ़ने के लिए एक बड़ी बात होती है कि अपनी लड़कियों को तो छोड़ दीजिए, गार्जियन भी साथ साथ जो महिलाएं होती थीं, वो चूल्हा जलाती हुई भी जो महिलाएं, जो चावल पकाती हुई जो महिलाएं थीं, वो भी इस आंदोलन में निकल के सड़कों पे शामिल हुई। ये संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की ये सफलता। और बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने मुखर बनाया, अपने अधिकारों को रखने के काबिल बनाया। जो महिलाएं मूक थीं, जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं बोल पाती थीं अपने परिवार में या समाज में बाहर निकल के, वो महिलाएं बोलने लगी। यहाँ मैं आपको रोकते हुए जानना चाहती हूँ कि शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत काम किया, और जब सर्वोदय की बात होती है तो उसमें उन्होंने शिक्षा पर बहुत बल दिया है। महिलाओं की शिक्षा के लिए किस तरीके से वो महिलाओं को जागरूक करते आए, या क्या कुछ किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में? क्योंकि वो शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक थे, और वो चाहते थे कि जो एक बड़ा वर्ग है, जो छात्रों का एक बड़ा वर्ग है, या जो युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो वो सब शिक्षित हों। शिक्षा के बारे में देखिए, गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा थी ना जी, वो उनका भी एक आधार था। उनके आश्रम में जो क्लासेस चलते थे वो मैट्रिक तक की पढ़ाई होती थी महिला चरखा समिति में। अच्छा। जो उन्होंने स्थापना की महिला चरखा समिति की, और उसके बाद आप बालिका विद्यापीठ की जो लखीसराय में जी, और फिर उसके बाद बिहार विद्यापीठ की। तो ये स्थापना ना महिलाओं को ही आप ये समझिए कि शिक्षित करने के लिए, और उन्हें हर तरह से उनके संस्कारों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनमें संस्कार डालने के लिए। तो हम लोग जिस आश्रम में पले बढ़े ना जी, उसमें जो लड़कियां हॉस्टल की थी, सुबह की प्रार्थना वो शुरू होती थी। अच्छा। जो गांधी जी के आश्रम में होती थी। उसके बाद सुबह की प्रार्थना के बाद सारी महिलाएं, सारी लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से
जैसे एक दो लड़कियों की लग गई ड्यूटी कि वाह तुम झाड़ू लगाओ आज मैदान में, अच्छा। आज तुम बाथरूम साफ करो। मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं, स्वावलंबी तुम खुद बनो जी। और तुम खुद ही पढ़ाई करो। और क्लासेस के टाइम भी 10 से 4 क्लासेस होते थे जिसमें संस्कृत की पढ़ाई ज़्यादा होती थी। अच्छा। इंग्लिश मीडियम नहीं था वहाँ, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई होती थी। इस पर मैंने एक किताब में संस्मरण भी अपना लिखा है कि जेपी के ऊपर, कि जब मैं जेल में थी तो जेल से जब मैं लौटी, मैं पूरा जत्था लौटा उस चरखा समिति में जो हॉस्टल में लड़कियां रहती थी, पूरा जत्था जब लौटा तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ पत्रकार जेपी से मिलने आए और वो जानना चाहते थे कि कैसा रहा अनुभव अच्छा। जेल का। तो मैं तो बचपन में संस्कृत पढ़ी, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ी नहीं जी। इंग्लिश बोल नहीं सकती थी, तो समझ जरूर जाती थी, बोल नहीं सकती थी। तो जेपी ने एक वो किया, पत्रकारों को बिठा दिया सामने और हम लोग हॉस्टल की लड़कियों को बिठा दिया सामने और मुझे नेतृत्व करने के लिए कहा कि क्या तुम्हारा अनुभव रहा, तुम इनसे साझा करो। मैं तो असमंजस में पड़ गई कि मैं क्या बोलूं, इंग्लिश में बोल नहीं सकती थी जी। और संस्कृत वो समझ नहीं सकते थे, या हिंदी वो नहीं नहीं समझ सकते थे। मैं आपको, आपने व्यक्तित्व की जो बात की उसका एक ज्वलंत उदाहरण और बहुत बड़ा उदाहरण ये है मेरे जीवन में जो घटना घटी, जिसे मैंने किताब में साझा भी किया है। उन्होंने ये कहा, मैं धीरे से मैं उठकर उनके पास गई, मैंने कहा दादाजी, मैं दादाजी ही सभी हॉस्टल लड़कियां उनको कहते थे, मैंने कहा दादाजी मैंने तो संस्कृत पढ़ा है, मैं इनसे इंग्लिश में कैसे बता सकती हूँ, अगर ये प्रश्न करेंगे तो मैं इंग्लिश में इनको कैसे एक्सप्लेन करूँगी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम हिंदी में बोलो, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। अच्छा जी। ये उनका व्यक्तित्व था, इतना सरल व्यक्तित्व था। बिल्कुल। हम लोग उनके सामने क्या थे, पर अपनी बच्ची की तरह उन्होंने मान करके और जान करके आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। और उसके बाद जब वो लोग चले गए तो मैंने जेपी से कहा कि मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी कि मैंने इंग्लिश में उनको जवाब नहीं दिया और वो इंग्लिश में पूछे और उसका आपको ट्रांसलेट करना पड़ा। तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया कि शर्म तो उन्हें भी आनी चाहिए कि उन्हें हिंदी नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं मेरे। बिल्कुल। लेकिन मैम ये जानना चाहती हूँ कि वो अपने अंतिम दौर में जब उनके मृत्यु के कुछ समय पहले, जैसा कि आप पहले भी बता रही थी कि काफ़ी लंबे समय तक वो डायलिसिस पे रहे थे, 5 साल। वो डायलिसिस का दौर कैसा था, उस समय का आपका अनुभव कैसा था, और उस दौर में क्या उनके अंदर वो वही जिजीविषा पहले जैसी ही थी? क्या वो उस समय भी उतने ही कर्मठ थे और उतने ही जागरूक थे और उतना ही समाज सुधार और बाकी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश या प्रयास में लगे हुए थे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि वो 5 साल मैं उनके बहुत करीब रही जी। मैं बताऊं 75 में वो डायलिसिस पे गए और 1975 में वो डायलिसिस पे गए। अच्छा। और 1979 में उनकी डेथ हुई। जी जी। उस दौरान मैं उनके काफ़ी करीब रही। करीब रह के मैंने उन्हें देखा कि एक पक्ष इनके अंदर ये भी है व्यक्तित्व का कि एक आध्यात्म का भी पक्ष इनके अंदर मौजूद है। अच्छा। मुझे नहीं पता था ये पक्ष। तो वो अपने सिरहाने एक वो लिख के टांगे रहते थे एक सूक्ति। अच्छा। आज भी है उनके कमरे में कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। ये मुझे ऐसा लगा जब से मैंने उनको देखा, आंदोलन के दौरान भी देखा, आंदोलन के बाद भी देखा और उनके अंतिम दिनों में भी मैंने देखा उनको। मैंने जो उन्हें देखा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ कर न सकने की जो उनकी शारीरिक अक्षमता थी जी। उसका एक मलाल उनके अंदर ज़रूर था। अंदर से वो हारे नहीं थे, वो आत्मविश्वास पूरा था उनको। मैं उनके व्यक्तित्व को जो परिभाषित करती है पंक्तियाँ, वो दिनकर की पंक्तियाँ हैं। अच्छा। जो उन्होंने 1946 में लिखी थी जेपी के लिए। वो मैं जेल वापसी के बाद, हाँ, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ जो मुझे स्मरण है, बिल्कुल, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो शुरू की लाइन है, झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों पे। उसकी 2-4 जो लाइनें मुझे याद हैं, उसको मैं साझा करती हूँ आपके सामने।
झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में। जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। है जय प्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है जय प्रकाश वो जो कि पंगु का चरण मूक की भाषा है जय प्रकाश वो जिस पर टिकी हुई स्वदेश की आशा है। वो सुनो भविष्य पुकार रहा, वो सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है। स्वप्नों का दृष्टा जय प्रकाश भारत का भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य विधाता है। बहुत खूब मैम। और दिनकर की ये पंक्तियाँ वाकई आपके आंखों में वो आंसू और वो नजर बिल्कुल आ रहा है भावुक कर देता है वो प्रेम जो जेपी के प्रति आपका जो बिल्कुल है। मैं भावुक हो जाती हूँ उनके बारे में कहते, क्योंकि आप ये समझिए मेरे साथ साथ आप भी भावुक हो रही हैं। जी बिल्कुल। इसलिए कि मैंने रात दिन उनके संघर्ष को देखा है, रात दिन उनकी क्षमता को मैंने देखा है, उनके काम को मैंने देखा है। और मैं क्या बताऊं, मैंने उनके पहले कोई नहीं, उनके बाद कोई नहीं, ये मेरा है उनके प्रति। जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ अधूरा छूट गया है रचना रचना जी मेरे इस वक्तव्य में, जैसे मैं चाहूँगी कि मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में आगे भी आप कार्यक्रम करें तो मैं उस अधूरे संस्मरणों को पूरा करूं। जी बिल्कुल मैं इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण के विषय में, और जब बात जेपी पर होती है तो बात होती है नेतृत्व क्षमता की, बात होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण की, बात होती है सबके सहभागिता की और सबका साथ और सबका विकास की। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।